राउत साहब, हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार नहीं चल रही, एक टोली, एक गैंग, माफिया गैंग, करप्ट गैंग, ऐसे लोग क्या सरकार चलाएंगे। आपको यकीन है कि शरद पवार जी एमवीए के साथ डटे रहेंगे? हमारे दरवाजे पे वापस नहीं आ सकते। वादे और वायदे सब करते हैं, असल में क्या मिला है? दंगे, हिंदू मुसलमान। न राहुल थका है, न राहुल झुका है। राउत साहब, क्विंट और क्विंट हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। नमस्ते। बड़ी बड़ी बातें, ये टर्म काफ़ी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। देश में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक राजनीतिक दृष्टि से आप इस टर्म को कैसे देखते हैं? देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं हैं। हम छोटी छोटी बातों से बड़े काम करना चाहते हैं। बेसिकली बड़ी बात जो कर रहे हैं वो सत्ता में बैठे हैं। जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो लोगों ने बातें कम करनी चाहिए और काम बड़ा करना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह साहब थे, नरसिंह राव जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित नेहरू थे। बहुत कम बात करते थे लेकिन बहुत बड़ा काम करके चले गए। थोड़ा आज लोग बैठे हैं 10 साल से, ये सभी ने ये लोगों से कुछ ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, अपना अपना स्वभाव होता है। जब हमारी सरकार आ जाएगी 2024 में, तब हम ये मंत्रों को आगे लेके जाएंगे। बातें कम करो और काम बड़ा काम करो। आपको यकीन है 2024 में भाजपा की सरकार गिरेगी केंद्र से? गिरने की बात नहीं है, सरकार ऐसी नहीं गिर जाती। अब सरकार चल रही है और आपने सरकार गिरा दी। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये सरकार को दूर करेंगे चुनाव के माध्यम से। अगर ये सरकार ने चुनाव लिया तो हम चुनाव में उतरेंगे। इंडिया बना है अलायंस और हम चुनाव जीतेंगे, अपने आप सरकार चली जाएगी। हम विश्वास रखते हैं, देश का जो आत्मा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारा विश्वास है। इंडिया अलायंस की जब बैंगलोर में पिछली मीटिंग हुई थी, उसी दिन दिल्ली में एनडीए की भी मीटिंग हुई थी। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के बड़े नेताओं के नामों में बाला साहेब ठाकरे का भी नाम गिनवाया था। जी, डेफिनेटली थे हम लोग। हम ही तो आपका चेहरा थे ना हिंदुत्व का। हमने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। अगर बीजेपी को लगता है कि वही हिंदुत्व है तो ये गलतफहमी में है। हमारा विचार, हमारा हिंदुत्व हमारे साथ है। हिंदुत्व यानी सिर्फ दंगे नहीं है। कभी मणिपुर में करो, कभी हरियाणा में करो, चुनाव से पहले लोगों को मारो काटो, इस प्रकार का हिंदुत्व नहीं है हमारा। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को क्लेम करने का प्रयास है? ऐसे कोई क्लेम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी की लेगेसी को क्लेम नहीं कर पा रही है, तो बाला साहब की पार्टी को क्या क्लेम करेगी, लेगेसी को क्या क्लेम करेगी? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि जब 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा तो शिवसेना ने हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए, हमें ऑफिशियली कन्वे नहीं किया कि वो गठबंधन से बाहर हट रहे हैं। काफ़ी क्लेम्स उस वक्त के बारे में किए जाते हैं। क्या आप बताना चाहते हैं कि उस वक्त क्या क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 2014 से गठबंधन तोड़ना चाहती थी। 2014 में उनको लगा कि शिवसेना खत्म हो जाएगी गठबंधन टूटने के बाद, लेकिन नहीं। इतनी बड़ी मोदी की आंधी आई थी उस वक्त, लोग बोल रहे थे, फिर भी हमको शिवसेना को 64 विधायक उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में हमने चुन कर लाया। फिर एक बार हम एक साथ आ गए, सरकार बनी। फिर लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ से प्रस्ताव आया था
कि हमको एक साथ लड़ना चाहिए। अमित शाह जी उद्धव जी से मिलने मातोश्री पर आए थे, उनके साथ सभी बीजेपी के बड़े नेता थे, हम लोग सभी शिवसेना के नेता वहाँ बैठे थे, बातचीत हो गई। बातचीत के बाद हम सब लोग वहाँ से वरली में होटल ब्लू सी है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो रिकॉर्डिंग या टीवी की जो न्यूज़ है वो आज भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा अमित शाह जी के सामने कि हमारा ये तय हो गया है कि आने वाले सभी चुनावों में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा हो या और कोई हो, कुछ पावर शेयरिंग 50-50 का फॉर्मूला तय हो गया है। उसका मतलब क्या होता है? लेकिन जब चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बात करने से पिछड़ गई कि इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। हमको झूठा ठहराने लगे, उद्धव जी झूठ बोल रहे हैं बोलने लगे, इस प्रकार का कोई प्रॉमिस या कोई आश्वासन नहीं था बोलने लगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ कर रहे हो तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। उनका कहना है कि जो एक जनादेश था उसका आपने पालन नहीं किया है। क्या जनादेश था? कि भाजपा के साथ शिवसेना की युति का एक जनादेश। देखिए, जनादेश की बात बीजेपी करे यह हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में क्या हो गया? क्या उनको जनादेश था? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग टूट गए और सरकार बनाई आपने, वो जनादेश था? जनादेश की बात कौन करे? आप 4 दिन पहले एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी बोलते हो और 24 घंटे में आप सभी को जेल जाने वाले जो लोग हैं उनको आप पार्टी में या कैबिनेट में शामिल करके शपथ देते हो। क्या एक जनादेश है? ठीक है, अगर आपकी राजनीति है तो हमारी भी राजनीति है। एनसीपी के विभाजन की आपने बात की। कई रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद एनसीपी के 2 गुट शायद ये एक हो जाएं। रिपोर्ट्स कुछ ये भी कह रही हैं कि जयंत पाटिल जी के अजीत पवार गुट में शामिल होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो फिर एमवीए के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? एमवीए जो है, देखिए, पार्टी तोड़ना, घर तोड़ना, विधायक सांसदों को खरीदना, सेंट्रल एजेंसी के दबाव में लाकर उनको तोड़ना, यही बीजेपी का खेल और राजनीति है। मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ, लेकिन हम झुके नहीं। तो करने दो, आपके पास जितनी ताकत है लगा दो। आज शरद पवार साहब के विधायक आपने तोड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है। शिवसेना के विधायक आपने तोड़े हैं, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हमारे में आज भी वो हिम्मत है पवार साहब में और उद्धव ठाकरे और हमारी पार्टी में कि हम सड़क पर उतरेंगे और हम पार्टी वापस खड़ी करेंगे और 2024 में महाराष्ट्र में और दिल्ली पे हम वापस पावर पर आएंगे। तो आपको यकीन है कि शरद पवार जी एमवीए के साथ डटे रहेंगे? डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है। विभाजन की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा शिवसेना का भी विभाजन हुआ था। काफ़ी रिपोर्ट्स चलती हैं कि कुछ एमएलएज शिंदे गुट के नाराज़ हैं। कभी ऐसा हुआ है शायद कोई एक एमएलए नाराज हो या और कुछ हो, वो हमारे दरवाजे पे वापस नहीं आ सकते? कभी किसने अप्रोच किया हो? बहुत लोगों ने किया, लेकिन हम उनको हमारे पार्टी में वापस नहीं लेंगे, इसलिए कि अगर हमने उनको वापस लिया तो जनता के साथ बेईमानी होगी। शिवसेना का जब विभाजन हुआ था, उद्धव ठाकरे जी का बयान हमने देखा उसी रात को। उन्होंने कहा कि वो पार्टी फिर से पुनर्जीवित करेंगे, उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। चल रहा है। पार्टी पुनर्जीवित जो शब्द है, मैं उस शब्द को नहीं मानता। पार्टी ज़मीन पर है। कुछ एमएलए, कुछ सांसद चले गए, वो पार्टी नहीं है। पार्टी ज़मीन पर होती है, पार्टी कागज़ पे नहीं होती। क्या उनके जाने से कहीं एक स्ट्रगल्स आ गए हैं एक वापस रीबिल्ड करने में या कार्डर रीबिल्ड करने में? वो तो होता है। हाँ, शिवसेना जो पार्टी है वो हमेशा स्ट्रगल से ही निर्माण हुई है। इस प्रकार का संकट हमने पहले बार नहीं देखा है और हर पार्टी को अब ये स्ट्रगल, ये संघर्ष से जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों में काफ़ी सांप्रदायिक हादसे हुए हैं, काफ़ी कम्युनल राइट्स हुए हैं। अकोला हो, औरंगाबाद हो, कोल्हापुर हो,
कई रैलियां भी पिछले एक साल में महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। मुंबई में भी एक ऐसी ही रैली हुई थी जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद थे। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र के सोशल फैब्रिक को बदलने का प्रयास किया जा रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। हमने बहुत देखे हैं इस प्रकार के अटेम्प्ट, लेकिन अब जनता जो है, पब्लिक जो है, वो सब कुछ देखती है, सोचती है और समझ लेती है, तो अटेम्प्ट सक्सेस नहीं होगा। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार जी की सरकार को अगर आपको एक रिपोर्ट कार्ड देना होगा तो आप क्या देंगे? महाराष्ट्र में सरकार नहीं चल रही, एक टोली, एक गैंग, माफिया गैंग, करप्ट गैंग, उसमें से आधे लोग जेल जाने की उनकी तैयारी में थे, तो उनको आधे लोग बेल पर छूटे हैं। ऐसे लोग क्या सरकार चलाएंगे? एक गैंग चला रही है, एक जैसे एक चलाते हैं एक माफिया टोली, इस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। बस पैसा बांटना है, पैसा जमा करना है, उससे अपनी सत्ता को मजबूती देते हैं ये लोग। इंडिया अलायंस की आपने बात की। इंडिया अलायंस में शिवसेना के कई पुराने विरोधक हैं, जैसे कि कांग्रेस हो, IUML हो। एक हद तक क्या शिवसेना या बाकी सारी पार्टीज़ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं? सबको करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? अगर हमको जिस प्रकार की डिक्टेटरशिप आज इस देश में चल रही है उसको हराना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ेगा ना। हमने किया है, कांग्रेस करेगी, NCP करेगी, और जो हमारे साथ पार्टीज़ है सबको करनी पड़ेगी, तभी तो इंडिया बनेगा ना, नहीं तो इंडिया टूट जाएगा। शिवसेना इंडिया अलायंस की अगली मीटिंग मुंबई में होस्ट कर रही है, क्या उम्मीदें हैं इस मीटिंग से? मुंबई की जो मीटिंग है, अपने आप मुंबई को एक पॉलिटिकल महत्व है। उद्धव ठाकरे जी होस्ट करेंगे। उस मीटिंग में बहुत सा जो एजेंडा है उसका ऊपर हमारा काम चलेगा। बेसिकली हु विल बी द कन्वीनर ऑफ द इंडिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, या हमारे प्रचार के मुद्दे क्या हो सकते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, ये 3 मुद्दे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। हाल ही में राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में वापसी हुई है। आपने इतने साल उनको ऑपोजिशन में देखा है, अब आप उनको गठबंधन में देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी की तरफ एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया आपका बदला है इतने सालों में? देखो, राहुल गांधी की जो इमेज है, वो इमेज ख़त्म करने का काम 2014 से चल रहा था, उससे पहले से। राहुल गांधी के बारे में जो कहा गया, वो धीरे धीरे राहुल ने पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश की। राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल निकले तो लोग पूछ रहे थे, क्या राहुल गांधी जी ये यात्रा कर पाएंगे? 4000 किलोमीटर पैदल चलना है। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल पैदल चले। राहुल को देश ने देखा, देश ने राहुल को देखा। न राहुल थका है, न राहुल झुका है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा ने एक नए राहुल गांधी को, एक देश के नेता को जन्म दिया है, और यही राहुल गांधी 2024 को यही मोदी सरकार का पराभव करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज लोग राहुल गांधी की बात सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी जब टीवी पर आते हैं तो लोग चैनल नहीं बदलते। अब उल्टा होता है, प्रधानमंत्री का चैनल बदला जाता है, अब राहुल की बात लोग सुनते हैं। यही बदलाव जो है ये देश में बदलाव लाएगा। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके हिसाब से मणिपुर सिचुएशन का क्या हल है? मणिपुर सिचुएशन का हल ऐसा है कि पहले क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं, सरकार चाहती है कि मणिपुर में शांतता आए? अगर आती है तो प्रधानमंत्री वहाँ पहले जाकर बैठते 2 दिन, गृह मंत्री जी जाकर वहाँ अपना कैंप डालते, सबसे पहले मुख्यमंत्री को बदल देते, सरकार बदल देते, सरकार बर्खास्त करते, राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, और मुख्यमंत्री जो टोटली फेल्यूर है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा है।
उससे परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है। किन मुद्दों पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करने को देखती है? कोई मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव इस प्रकार से होगा कि उनसे मुद्दा एक ही होगा कि किस प्रकार से ये लोगों ने शिवसेना के साथ और एनसीपी के पवार साहब के साथ बर्ताव किया है। लोगों के मन में जो गुस्सा है वो आपको बैलेट बॉक्स में दिखेगा, ईवीएम में दिखेगा। और इंडिया अलायंस के लिए यही है, हटा दो डिक्टेटरशिप। रोटी कपड़ा मकान की वादे और वायदे सब करते हैं, असल में क्या मिला है? दंगे, हिंदू मुसलमान, रोटी कपड़ा मकान रोजगार मुद्दे रहेंगे इस देश में। जो भी सरकार आएगी उनको ये काम करना ही पड़ेगा। कोई उपकार करते हैं क्या? ये कोई उपकार की बात नहीं है ना, मेहरबानी नहीं है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमको ये काम करना पड़ेगा, और हम विपक्ष में है तो ये मुद्दे हमको उठाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच राउत जी। क्विंट और क्विंट हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।